हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे महानुभाव के बारे में जो आपके जीवन में इंस्पिरेशन लाएगा। ठीक है। और ये फोटो देख के आप तो जान ही गए होंगे कि कौन महापुरुष है। इनका नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इनको भारत रत्न से 2015 में सम्मानित किया गया था। तो इन्हीं के बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब कंटिन्यू बने रहिए। पहले हम अटल बिहारी जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं ताकि आप लोग भी इससे इंस्पायर हो सके। तो इनका ब्रीफ बायोग्राफी हम देखेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर को 1924 में हुआ था। कहाँ इनका जन्म हुआ था? आपका ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। इनका जो पैतृक गांव है बटेश्वर है। जो इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था? कृष्ण बिहारी वाजपेयी। इनके पिताजी का नाम क्या था? कृष्ण बिहारी वाजपेयी, है ना। एक शिक्षक और एक कवि भी थे उनके पिताजी। उनके दादाजी का नाम क्या है? पंडित श्यामलाल वाजपेयी था। उनकी माँ का नाम था कृष्णा देवी वाजपेयी। वो लोग 7 भाई बहन थे उनको मिलाकर। ठीक है। इनका जो डेथ हो गई थी, इनका जो देहांत हुआ था एम्स जो दिल्ली में है, वहाँ इनका 16 अगस्त 2018 को इनका देहांत हो गई थी। किनका? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो वाजपेयी जी की जो शिक्षा है उसका एजुकेशन बैकग्राउंड अगर आप जानेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि जो अपनी हाई स्कूल की जो अपनी पढ़ाई की थी सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखी से पढ़ाई की थी। ठीक है। इन्होंने बड़ा विद्यालय से पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने कहा ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी कहाँ से? लक्ष्मीबाई कॉलेज से पूरी की थी। और जिन्होंने लॉ की जो पढ़ाई की है ना, उन्होंने कानपुर में इसी DAV कॉलेज से पढ़ाई की थी। और फिर इन्होंने इकोनॉमिक्स से भी अपना ग्रेजुएशन किया। ठीक है। तो मुलाकात देखिए इनका किससे हो गया बाद में। इनका मुलाकात लंबे अरसे के बाद फिर श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी जी थे उनसे इनका मुलाकात हो गई, है ना। तो इनसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जब इनका मुलाकात हुई तो उनके आग्रह पर फिर इन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया। उसमें भारतीय जनसंघ के बहुत बड़ा उभरता हुआ एक पार्टी था जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के मार्गदर्शन से ग्रो हो रहा था। ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे। उसी में से एक हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के संपर्क में आए। उन्होंने वो भारतीय जनसंघ पार्टी को ज्वाइन किया। ठीक है। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन फिर 1991 में हुआ था। फिर इन्होंने फिर क्या है आगे बहुत सारे काम किए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से मिलकर। और इन्होंने फिर मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक का है इन्होंने विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर भी इन्होंने बने। ठीक है। जिससे हमारे देश के जो प्रगति है, जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उससे हमारा देश को एक अलग ही पहचान मिला। ठीक है दोस्तों। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी देखिए वो भारत के क्या है 3 बार के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर 3 बार बने। ठीक है। सबसे पहले वो क्या थे 16 मई से 1 जून 1996 तक क्या है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, है ना। 16 मई से 1 जून 1996 तक बने थे। तथा फिर उन्होंने 1998 में और इसके बाद फिर 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो क्या है हिंदी कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे और 1968 से 1973 तक इसके उपाध्यक्ष भी वो रहे हैं। ठीक है। इसके जनसंघ के 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ देखिए प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इनकी जो प्रमुख पुस्तक में है कि राष्ट्रीय एकीकरण है ना, 1961 में आई थी। और भारत की जो विदेश नीति है नई डायमेंशन 1970 में थी। और डायनामिक ऑफ एन ओपन सोसाइटी 1970 में आई थी। से कुछ बुक हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम ज़्यादा उसको बुक को डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ और इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो इनका जो उपलब्धि है जैसे कि आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्रखर नेता थे। ठीक है। और साथ ही साथ इनका एक अलग ही मार्गदर्शन था इंडियन पॉलिटिकल में। रोल इनका हाई लेवल का था। तो इन्होंने अपने जो पॉलिटिकल करियर में अभी अपने प्रधानमंत्री काल में इन्होंने कुछ अचीवमेंट रिसीव किए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इनका अचीवमेंट था एज ए प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। इन्होंने देखिए पोखरण में परमाणु परीक्षण काम किया है। जो परमाणु परीक्षा काम होता है बहुत जटिल होता है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि इससे बहुत सारे देशों को आपके ऊपर नज़र आता है।
तो इन्होंने 11 और 13 मई को 1998 को जो राजस्थान के जो पोखरण एरिया है वहाँ परमाणु स्थल पर 5 परमाणु टेस्ट करवाया इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने परमाणु टेस्ट किसके मार्गदर्शन में किया? परमाणु टेस्ट इन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे मिसाइल मैन हैं, जो बाद में भारत के क्या बने, राष्ट्रपति बने, इन्होंने इन्हीं के मार्गदर्शन से इन्होंने परमाणु टेस्ट करवाए, ठीक है। उसमें बड़े साइंटिस्ट थे कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को पूरी छूट दे दी थी परमाणु टेस्ट करने के लिए, ठीक है। कहाँ? पोखरण में। तो वाजपेयी जी एक बहुत अच्छे लीडर थे ना, जिसका एक बोल्ड फैसला वो लेते थे अपने पॉलिटिकल करियर में। तो 1996 में देश की गद्दी पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत के अभाव में उनका जो सरकार था 13 दिन ही चल सकी थी, ठीक है। कहा जाता है कि अपने पहले सिर्फ 13 दिन के कार्यकाल में वाजपेयी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर इकलौता फैसला परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का लिया गया था, जो बहुत ही अच्छा। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उसमें कभी आती थी कभी चल जाती थी। बड़ा समस्या था अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, क्योंकि उस समय उनका जो जिस पार्टी से बिलोंग करते थे ज़्यादा मेजोरिटी में नहीं रहती थी, बस सपोर्ट के सारे उसकी गवर्नमेंट चलती थी, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही अटल बिहारी की सरकार फिर बनी, दोबारा बनी, तो सरकार में आती ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो उस समय क्या थे, वो जो इस मिशन के कहा हेड थे, उनको लीड कर रहे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने है ना अब्दुल कलाम से बोला कि आपको खुली छूट है, आप जो भी जैसा भी कीजिए, आप इस मिशन को आप फाइनल तक स्टेज तक पहुंचाना है। तो इसलिए फिर अब्दुल कलाम ने इसमें काम करना चालू कर दिया। उसमें APJ अब्दुल कलाम उनके साथ मिलकर परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। परमाणु ऊर्जा के प्रमुख जो राजगोपाल चिदम्बरम को परमाणु परीक्षण की मंजूरी उसमें वो दे दी, ठीक है। इस जो टेस्ट का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जो एरोस्पेस इंजीनियर थे दिगंत राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम, वो इनके क्या थे, इनके जो इंजीनियर थे वो क्या है, इनके नेतृत्व करता थे। स्वर्णिम चतुर्भुज और ग्राम सड़क योजना है, जिसे आप सुनेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन्हीं का योगदान था, इन्होंने प्रारंभ करवाया था, ठीक है। वाजपेयी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में उनकी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना थी, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि हर गांव में, हर शहर में ये और छोटे छोटे सड़कों को या फिर छोटे छोटे गाँवों को एक कनेक्ट करता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगर आप किसी भी गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले काम कहाँ चालू हुआ था, आपका काम चालू हो गया था गाँव में चालू हुआ था, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वो किसने चालू करवाया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सब चालू करवाया था, ठीक है दोस्तों। तो और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में क्या देखिए, चेन्नई है, कोलकाता है, दिल्ली, मुंबई, जो बड़े बड़े शहर थे उसको हाईवे कनेक्टिविटी से इन्होंने जोड़ने का काम किया। इसमें जो इसका जो रोड लाइन था उनको कनेक्ट करवाया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए गाँवों को पक्की सड़क के जरिए शहरों से कनेक्ट कर दिया गया। योजना बहुत ज़्यादा सफल रही है, इससे देश की जो इकोनॉमी है और देश और तेज़ी से बढ़ा, ठीक है। क्योंकि कनेक्टिविटी अगर किसी देश की होती है तो उससे क्या है, राष्ट्र तेजी से विकास करता है। इसके बाद का हम देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी अगर हम देखेंगे कि क्या उपलब्धि रही, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान एक अभियान चलाया था, ठीक है, जिसके तहत 6 से 14 साल के जो बच्चों को मुफ्त फ्री में एजुकेशन दी जानी थी, है ना। इसको 2001 में लॉन्च कर दिया गया था, अटल बिहारी सरकार ने लॉन्च किया था सर्व शिक्षा अभियान। इस योजना के लॉन्च के 4 साल के अंदर ही स्कूल से बाहर के रहने वाले जो बच्चों की संख्या में 60% की गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की उपलब्धि में कारगिल युद्ध एक बड़े स्तर पर नाम लिया जाएगा, क्योंकि उनके जब प्राइम मिनिस्टर के करियर में उनको युद्ध का सामना करना पड़े, तो कारगिल युद्ध भी एक मुश्किल भरा था, लेकिन फिर भी कारगिल युद्ध उनके लिए आसानी से जीत मिल गई इस युद्ध में। लेकिन कारगिल युद्ध ने सिखा दिया कि भारत के पास क्या क्या होना चाहिए, उससे भारत ने बहुत कुछ सीखा। और इसके 3 मई और 26 जुलाई 1999 के बीच जो कश्मीर है, कश्मीर के जो कारगिल ज़िला है, कारगिल ज़िला में एक संघर्ष हुआ, ठीक है, जिसको कारगिल युद्ध बोला जाता है। तो उसमें भारत के लिए कारगिल युद्ध एक खतरा की तरह सामने आया प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी के बीच। तो लेकिन उस समय क्या है,
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, और उनके जो सेनापति उस समय हुआ करते थे परवेज़ मुशर्रफ थे। जो परवेज़ मुशर्रफ थे वहाँ के जो जनरल थे, ठीक है, उनके मिलिट्री के, तो बाद में वो क्या है पाकिस्तान के क्या है राष्ट्रपति बन गए। वो अपने ही सरकार के खिलाफ या फिर नवाज शरीफ के खिलाफ हो गए, फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिए। पाकिस्तान में तख्ता पलट करने के बाद वो अपनी सरकार बना ले गए, कौन? परवेज़ मुशर्रफ। तो कारगिल युद्ध में बहुत सारे खामियां रही है, क्योंकि उसमें हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था जो वो हमको रहना चाहिए, लेकिन बाद में हमने बहुत सारे, इसके बाद कारगिल युद्ध के बाद जो 3 मई को जैसे कारगिल युद्ध चालू हुआ उसमें घुसपैठे हम लोग को इंडिया में एंट्री करने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी, या उसके बाद युद्ध के बाद हमने टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चालू किया। बहुत सारे रक्षा उपकरण खरीदे भारत ने, और रक्षा उपकरण खरीदने के साथ साथ भारत इनके साथ तेज़ी से ग्रो करने के लिए दूसरे देशों से या फिर अपने जो कार्यक्रम था जो भारत का जो डिफेंस सेक्टर में वो उसको तेज़ी से बढ़ाया, ठीक है। क्योंकि उसमें जो परवेज़ मुशर्रफ थे पाकिस्तान के, वो बहुत एक घातक रूप से जाने जाते थे अपने मिलिट्री में, और जल्द ही वो पाकिस्तान के क्या है राष्ट्रपति बन गए। किसको रिप्लेस करके? नवाज शरीफ को रिप्लेस करके। तो ये रहा नवाज शरीफ और पाकिस्तान के बारे में। जब से फिर कारगिल युद्ध हुआ तो उसके बाद हमारे सैनिकों पर एक तरफ से अंबार ही लग गया, ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सैनिक जो थे शहीद हो गए। ऐसे पाकिस्तान के भी कुछ सैनिक शहीद हुए, ठीक है, और उनका भी हानि हुआ, हमारे देश का भी हानि हुआ। हमारे जो सैनिकों थे उनको सम्मान के लिए मुआवजा राशि सरकार ने देने की कोशिश की, और उसमें दिया भी। और उसी तरह एक द्रास में देख लीजिए, द्रास में प्राइम मिनिस्टर ने एक ये चीज़ बनवाया है ऐतिहासिक स्थल, ताकि हम उसको याद कर सकें। हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारा देश के सैनिकों ने अपनी जान लगाकर हमारे देश की सेवा की। चित्र है, ठीक है, जो कारगिल युद्ध के बाद द्रास में एक मेमोरियल बनाया गया है, ठीक है, पहचान के लिए। ये है उसका चित्र। तो ये है परवेज़ मुशर्रफ जो उस समय सेनापति थे जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय, ठीक है। और ये क्या है? ये नवाज शरीफ हैं जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। कहाँ के? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। इसके साथ ही अगर आप इसमें बताएंगे आपको तो एक सेकंड आपको दिखाई देगा। हाँ, पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के लिए अटल जी ने 19 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की थी उस समय, जिसे सदाए सरहद का नाम दिया गया। बस सेवा शुरू करके दोनों देशों के बीच आगामी रिश्ते में सुधार लाने की पहल की गई थी। उस समय उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया और वहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उनसे मुलाकात भी की थी। तो ऐसा नहीं है कि हम युद्ध में ही ध्यान दे रहे थे उस समय, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अच्छे काम इन्होंने किए हैं। और पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध बढ़ाने के लिए इन्होंने जैसे कि आपको बताया गया कि 19 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक की जो बस सेवा शुरू की थी इन्होंने ही पहल की थी। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। इन्होंने फिर टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा काम किया है। 1999 में अटल सरकार ने नई टेलीकॉम पॉलिसी लाई, नई टेलीकॉम पॉलिसी लेकर आई, जिसमें लाइसेंस की जो फीस थी अधिक थी, लाइसेंस फीस को हटाकर रेवेन्यू शेयरिंग की व्यवस्था की गई। उसमें क्या है, अगर आप कॉल करोगे मोबाइल में, ठीक है, तो 1 मिनट पर बात करने के लिए आपको 16.80 रुपये चुकाने पड़ते थे। तो टेलीकॉम सेक्टर में नया रेगुलेशन अटल बिहारी जी के द्वारा बनाया गया, जो बाद में अच्छा साबित हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ कोट हैं, तो आप यहाँ देखोगे तो शिक्षा का माध्यम देखिए मातृभूमि होना चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा का माध्यम मातृभूमि होना चाहिए और ऊंची से ऊंची शिक्षा मातृभूमि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ फेमस कोट रहे हैं और उनका फिर कुछ हम विचार को डिस्कस करेंगे। उनके विचार को तो ये मानना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या है, मातृभाषा होना चाहिए। जो ऊंची से ऊंची शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए, है ना। उनका मानना था कि ऊंची से ऊंची शिक्षा भी मातृभाषा से ही दी जानी चाहिए और जो शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, वो और मातृभाषा ही होनी चाहिए। और जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उसका पूर्णता में ही विचार किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि जीवन को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है,
उसका जो पूर्णता है, जो पूर्ण रूप है, उनको विचार से ही किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा उनका मानना था। तो ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन कुछ समझ में आया होगा।